जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिएटिव स्टडी विद आरकेजी में। जैसा कि आप सब जानते हो, डेली मॉर्निंग हमारा एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम डिस्कस करते हैं दिन के टॉप करंट अफेयर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 3 जनवरी 2023 के टॉप करंट अफेयर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंडियन ओवरसीज बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, हेमंत गुप्ता, अजय कुमार श्रीवास्तव, आलोक सिंह। सही ऑप्शन है सी, अजय कुमार श्रीवास्तव। जी हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन ओवरसीज बैंक यानी कि IOB ने अजय कुमार श्रीवास्तव को प्रमोशन देकर प्रबंध निदेशक यानी कि MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है। IOB के वर्तमान MD और CEO पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। बात करें इंडियन ओवरसीज बैंक की, तो इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को चेन्नई में हुई और इसके संस्थापक थे M चिदम्बरम चेट्टियार। इंडियन ओवरसीज बैंक के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय चेन्नई में है। और हाल ही में RBI ने अभी 2023 और 25 की अवधि के लिए उत्कर्ष 2.0 लॉन्च किया है। यह है चित्र में अजय कुमार श्रीवास्तव। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो यानी कि जो नियुक्तियां अभी पिछले महीने हुई है उनकी बात करें तो डॉक्टर PC रथ को कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं दिग्गज PT उषा को भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है। आलोक सिंह को एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख नियुक्त किया गया है, जो कि कम लागत वाली एयरलाइन है। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने शमशेर सिंह को कंपनी का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया है। बात करें हेमंत गुप्ता की, तो इन्हें नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र यानी कि NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेलवे बोर्ड ने चेयरमैन और CEO अनिल कुमार लोहाती को बनाया है। वहीं सुजाय लाल थाउसेन को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज योजना को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या खेल मंत्रालय। सही ऑप्शन है A यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्वला चैलेंज शुरू किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया। ये चित्र में आप देख सकते हैं, ये बैठक नई दिल्ली में हुई थी जहां पे प्रज्वला चैलेंज का आयोजन किया गया था। और बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ 25 सितंबर 2014 को किया। योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। अगला प्रश्न है, ढाका साहित्य महोत्सव का कौन सा संस्करण बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है 9वां, 12वां, 8वां और 10वां। सही ऑप्शन है 10वां संस्करण सही ऑप्शन है। कोविड-19 महामारी के कारण लगातार 3 वर्षों तक रद्द रहने के बाद ढाका लिट फेस्टिवल यानी कि DLF का 10वां संस्करण बांग्लादेश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव है, जिसे 5 से 8 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। बात करें बांग्लादेश की, तो ये पाकिस्तान से 26 मार्च 1971 को अलग हुआ था। इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी ढाका है। ढाका को सबसे घनी आबादी वाला शहर भी विश्व का माना जाता है। प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हमीद हैं, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है, करेंसी यहाँ की टका है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल राज़क गुरनार सहित दुनिया भर के 500 से अधिक साहित्यकार उत्सव में भाग लेंगे। DLF के आयोजकों ने इसे विचारों का त्योहार करार दिया। सदबसाज अहसान अकबर और काजी अनीस अहमद ढाका लिट फेस्ट के निदेशक हैं। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। 2019 में हुए 9वें ढाका लिट फेस्ट में लगभग 30,000 लोगों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कर्नाटक।
सही ऑप्शन की बात करें तो डी यानी कि कर्नाटक इसका सही ऑप्शन है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कर्नाटक के मांड्या में 260 करोड़ रुपए की लागत वाली मेगा डेयरी का उद्घाटन किया। बात करें कर्नाटक की तो इसकी कैपिटल बेंगलुरु, गवर्नर यहाँ के थावरचंद गहलोत और चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। इसके फाउंडर वर्गीज कुरियन थे और इस समय चेयरमैन इसके हैं मिनेश शाह। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौस्तुभ चटर्जी भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शन है 75वें, 76वें, 77वें या 78वें। सही ऑप्शन है डी, कौस्तुभ चटर्जी भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने यह उपलब्धि एमपीएल 59वीं राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप के दौरान नई दिल्ली में हासिल की है। 19 वर्षीय कौस्तुभ पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बात करें पहले ग्रैंड मास्टर की तो ये थे विश्वनाथन आनंद और ये 14 साल की उम्र में बन गए थे ग्रैंड मास्टर और ये बने थे 1988 में। ये हैं कौस्तुभ चटर्जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ग्रैंड मास्टर जो बनते हैं वो विश्व शतरंज संगठन द्वारा शतरंज के खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। विश्व चैंपियन के अतिरिक्त ग्रैंड मास्टर एक टॉप टाइटल है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए खिलाड़ियों को 2500 से अधिक FIDE रेटिंग और विशिष्ट संख्या में ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने होते हैं। बात करें 76वें ग्रैंड मास्टर की तो वो थे प्रणव आनंद जो कि बेंगलुरु के थे और 77वें ग्रैंड मास्टर थे आदित्य मित्तल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मतदान प्रतिशत 90% से अधिक करने के लिए चुनाव आयोग ने मिशन 9 to 9 लॉन्च किया? ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। सही ऑप्शन है ए यानी कि त्रिपुरा। भारत के चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में मिशन 9 to 9 शुरू किया है। यह अगले विधानसभा में चुनाव में मतदाता को 92% तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पूरे त्रिपुरा में 9 to 9 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक त्रिपुरा के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है। और बात करें 2018 के त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान की प्रतिशत 89.5% थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा हैं और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। कैपिटल त्रिपुरा की अगरतला और गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार कॉफ़ी का कुल निर्यात 2022 में कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हो गया है? ऑप्शन है 3.66%, 3%, 1.66%, 2.66%। सही ऑप्शन है सी यानी कि 1.66%। 2 जनवरी 2023 को जारी कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार भारत से कॉफ़ी का कुल निर्यात 2022 में 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया, जो मुख्य रूप से तत्काल कॉफ़ी निर्यात और पुनः निर्यात में वृद्धि के कारण हुआ है। इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो 2021 में कुल निर्यात 3.93 लाख टन हुआ था, जो इस बार 4 लाख टन हो गया है। इटली, जर्मनी और रूस भारतीय कॉफ़ी के प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं। भारत रोबस्टा और अरेबिका दोनों किस्मों की कॉफ़ी और इंस्टेंट कॉफ़ी का भी निर्यात करता है। भारत में कॉफ़ी की शुरुआत का श्रेय एक सूफी संत बाबा बुदान को दी जाती है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है, जिसके बाद केरल और तमिलनाडु है। वहीं एशिया में बात करें तो एशिया में सबसे बड़ा कॉफ़ी का निर्यातक वियतनाम है, उसके बाद इंडोनेशिया और तीसरे नंबर पर भारत है। विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक देश ब्राज़ील है, उसके बाद वियतनाम, कोलंबिया और इंडोनेशिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 65वां, 75वां, 85वां या 45वां? सही ऑप्शन है ए यानी कि 65।
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO, जिसे कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन भी कहते हैं। इसने 1 जनवरी 2023 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है। यह 1958 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और अध्यक्ष इसके समीर वी कामत है। बात करें भारतीय सेना के लिए DRDO की पहली परियोजना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम थी, जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शन है आयुर्वेद, योग, शिक्षा, होम्योपैथी। सही ऑप्शन है ए यानी कि आयुर्वेद। आयुर्वेदिक चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने और आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2 जनवरी 2023 को स्मार्ट यानी कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल कार्यक्रम की शुरुआत की। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तो स्मार्ट यानी कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदिक रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, स्मार्ट कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। दोनों संस्थान केंद्रीय आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। केंद्रीय आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी भी आते हैं। आयुष मंत्री की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में सर्बानंद सोनोवाल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किसने किया? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, पिनाराई विजयन, बसवराज बोम्मई। सही ऑप्शन है सी यानी कि पिनाराई विजयन, जिन्होंने भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 1 जनवरी 2023 को केरल के कन्नूर में कलेक्ट्रेट ग्राउंड में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया। इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का आयोजन पीपुल्स फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड लाइब्रेरी काउंसिल द्वारा 1 से 3 जनवरी 2023 तक किया जा रहा है और इसकी मेजबानी कन्नूर विश्वविद्यालय केरल द्वारा की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने घोषणा की थी कि उनका निर्वाचन क्षेत्र यानी कि धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र बन गया है। आज के यहीं तक प्रश्न थे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।